हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हीमोस्टैसिस। बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं हीमोस्टैसिस। हीमो मतलब ब्लड, स्टैसिस मतलब स्टॉपेज। तो हीमोस्टैसिस का डेफिनेशन आएगा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ब्लीडिंग स्टॉप्स। स्टेजेस ऑफ हीमोस्टैसिस में जब भी कोई इंजरी होती है तो सीरीज ऑफ रिएक्शंस होके जिसकी वजह से हीमोस्टैसिस होता है। ठीक है, जिसमें आ रहा है हमारा सबसे पहला स्टेज वेजो कंस्ट्रिक्शन, जिसमें ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो रही है। दूसरा है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन एंड तीसरा है ब्लड कोएगुलेशन। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं पहले वेजो कंस्ट्रिक्शन से। यहाँ पे जो ब्लड वेसल में इंजरी जब हो रही है तो सबसे पहला लोकली वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी एंडोथीलियम जो है ब्लड वेसल का सबसे अंदर का लेयर, उसमें जब डैमेज हो रहा है और जो कोलेजन है, एंडोथीलियम के बाद यहाँ कोलेजन आ रहा है, जब कोलेजन एक्सपोज हो रहा है, ठीक है, तो ये जो प्लेटलेट है ये हमारे जो डैमेज एंडोथीलियम है उसके साथ एडहेयर हो जाएंगे। ठीक है, और ये एक्टिवेट होंगे और ये जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स है वो रिलीज कर रहे हैं सीरोटोनिन एंड दूसरे वेजो कंस्ट्रिक्टर एजेंट्स जो करेंगे ब्लड वेसल्स का वेजो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, और ये जो प्लेटलेट्स है ये कोलेजन के साथ एडहेयर हो करके दूसरे एक फैक्टर जिसका नाम है वॉन विलेब्रांड फैक्टर उसको एक्टिवेट करेंगे। और ये जो वॉन विलेब्रांड फैक्टर है वो हमारा जो प्लेटलेट है इसके ग्लाइकोप्रोटीन्स को एडहेयर कर रहा है कोलेजन फिब्रिल्स के साथ। ठीक है, तो जैसे ये कोलेजन फिब्रिल है उसके साथ प्लेटलेट के ग्लाइकोप्रोटीन्स को एडहेयर करेगा। तो ये पहला स्टेप हो गया वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड एडहेरेंस ऑफ प्लेटलेट्स टू द कोलेजन। सेकेंड स्टेप आ रहा है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। तो ये जो प्लेटलेट एडहेयर हो जा रहा है हमारे कोलेजन के साथ, ठीक है, तो ये सब एडहेयर होकर के पूरा प्लग बनाएंगे। ठीक है, और साथ साथ में ये रिलीज कर रहे एडीपी एंड थ्रोम्बोक्सिन A2, एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन A2। ठीक है, ये जो सब्सटेंसेस है वो और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट्स को यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो प्लेटलेट्स है वो एग्रीगेट हो जाएंगे और ये बनाएंगे प्लेटलेट का पूरा प्लग। बट ये जो प्लग होता है ना अभी टेम्पररी होता है, तो ये ब्लीडिंग को बहुत ज़्यादा स्टॉप नहीं कर सकता। तो जब भी ये प्लेटलेट प्लग पूरा थिक परमानेंट प्लग बनेगा तो ही ये हमारे जो रप्चर वेसल है उसको सील करेगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारा तीसरा स्टेप आएगा ब्लड कोएगुलेशन, जिसमें हमारा परमानेंट प्लग बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड स्टेप, पहला वेजो कंस्ट्रिक्शन, दूसरा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, तीसरा आएगा ब्लड कोएगुलेशन। तो ये जो ब्लड कोएगुलेशन है ये हमारी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें क्या होगा कि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ना वो नॉर्मली हमारे ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से ये एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, और एक क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होकर के दूसरे को एक्टिवेट करेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा आगे वाले। ठीक है, और इसमें 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स है और 2 और भी है जिसके नंबर्स दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्कवरी। जैसे जैसे वो डिस्कवर होते गए इसके नंबर देते गए। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो टेम्पररी जो प्लग है उसको कन्वर्ट करेगा परमानेंट हीमोस्टैटिक प्लग में, जिसमें हमारा बनेगा फाइब्रिन थ्रेड, फाइब्रिन मेशवर्क। तो यहाँ पे ये हमारे हीमोस्टैसिस के स्टेप्स है। सबसे पहला देखो इंजरी हो गई, फिर जो हमारा एंडोथीलियम है वो डैमेज हो गया तो कोलेजन एक्सपोज हो गया, फिर प्लेटलेट आ गए, प्लेटलेट एक्टिवेट हुए, सीरोटोनिन रिलीज कर रहे जो वेजो कंस्ट्रिक्शन कर रहा है, एडीपी एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है वो मिलकर बनाएंगे प्लेटलेट प्लग, और इसके बाद फाइनली ये फाइब्रिनोजन जो इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर है उसका कन्वर्जन होगा फाइब्रिन में और ये हमारा परमानेंट प्लग बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों स्टेज आ गए, वेजो कंस्ट्रिक्शन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन स्टेज 2, और थर्ड आ रहा है हमारा ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड कोएगुलेशन है, ये वो प्रोसेस है जिसमें ब्लड उसकी फ्लूइडिटी छोड़ करके कोएगुलम या जेली जैसा मास बना देगा। ठीक है, जब भी ये हमारा ब्लड वेसल से बाहर आ रहा है तो ऐसा ब्लड कोएगुलेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे जो फाइब्रिन मेशवर्क है वो हमारा क्लॉट बना रहा है। ठीक है, फैक्टर्स की बात करें तो क्लॉटिंग फैक्टर्स में जैसे मैंने बताया 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स है और 2 और भी है। तो सबसे पहला है, इसका नाम है फाइब्रिनोजन, नंबर 2 प्रोथ्रोम्बिन, नंबर 3 टिश्यू फैक्टर जिसे टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं, नंबर 4 है कैल्शियम। ठीक है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म बना देते थे PTC। फिर नंबर 5 है लेबाइल फैक्टर जिसका नाम है प्रोएसिलरीन A। फिर नंबर 6 कोई फैक्टर नहीं है, नंबर 7 में आएगा स्टेबल फैक्टर जिसका नाम है प्रो कन्वर्टिंग, फिर से AC। फिर फैक्टर 8 आ गया एंटी हीमोफिलिक फैक्टर जो हमारा हीमोफीलिया में एब्सेंट होता है। 9 है जिसे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर B भी कहते हैं, क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। फैक्टर 10 है जिसका नाम है स्टुअर्ट पावर फैक्टर। फैक्टर 11 है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर C या प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। फैक्टर नंबर 12 है हैगमैन फैक्टर एंड 13 है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। और 2 फैक्टर्स में आएंगे प्री कैलिक्रीन जिसका नाम है फ्लेचर्स फैक्टर एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनोजन जिसका नाम है फिट्जगेराल्ड फैक्टर।
अभी ब्लड कोagulation की सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है ना वो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। ये जो है एंजाइम्स है या प्रोटीन्स भी बोल सकते हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इनएक्टिव फॉर्म में हो गए उससे क्या होगा, जो हमारा ब्लड है ना वो क्लॉट नहीं हो जाएगा। और जब भी इंजरी होती है तो ये इनएक्टिव वाले को एक्टिव करने के लिए कुछ और एंजाइम्स होते हैं। मतलब ये जो है पूरा एंजाइम का कैस्केड होगा, मतलब एक फैक्टर दूसरे को एक्टिवेट करेगा, दूसरा तीसरे को एक्टिवेट करेगा, तो जिसे कहते हैं कैस्केड। तो ये जो एंजाइम कैस्केड थियरी है ये बता रही है कि ये जो इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर्स है जिसे प्रो एंजाइम्स भी कहते हैं, तो ये कैस्केड मतलब कि ये जो प्रोसेस है जिसमें एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मतलब एक क्लॉटिंग फैक्टर दूसरे को एक्टिवेट करेगा, दूसरा तीसरे को, ठीक है ना। तो ये एंजाइम कैस्केड थियरी है। ब्लड क्लॉटिंग में 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है वो एंजाइम हमारे प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा। तो प्रो मतलब इनएक्टिव, तो प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में। फिर ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन, अगेन फाइब्रिनोजन इनएक्टिव है, उसको एक्टिवेट करेगा फाइब्रिन। सबसे पहला स्टेप आएगा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो ब्लड क्लॉटिंग है इसमें सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है जो कि हमारे प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए। और इसको एक्टिवेट करने के लिए 2 वेज है। एक हमारा पाथवे है एक्सट्रिंसिक पाथवे जिसके अंदर फैक्टर 3 आएगा, और दूसरा है इंट्रिंसिक पाथवे। तो स्टार्ट करें एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में जब भी हमारी कोई टिश्यू है उसे डैमेज हो रहा है तो हमारा फैक्टर 3 रिलीज होगा जिसका नाम है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन के अंदर होता है ग्लाइकोप्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड। इसके जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ठीक है, तो ये एक्टिवेट करेंगे हमारे फैक्टर नंबर 10 को, ठीक है। और इसके साथ ये हेल्प लेंगे फैक्टर नंबर 7 की। तो 3 विद द हेल्प ऑफ 7 एक्टिवेट्स नंबर 10, ठीक है। और ये जो एक्टिवेटेड फैक्टर 10 है वो इसके साथ फैक्टर नंबर 5 ये वाला, और ये टिश्यू फैक्टर का जो फॉस्फोलिपिड है, ग्लाइकोप्रोटीन तो यूज़ हो गया, अभी फॉस्फोलिपिड, ये मिल करके हमारे जो है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को फॉर्म करेंगे, ठीक है। और ये फिर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है वो प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन के अंदर। नेक्स्ट आ रहा है इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में जब भी इंजरी है जिसके अंदर ब्लड वेसल का रप्चर हो रहा है और कोलेजन एक्सपोज हो रहा है क्योंकि हमारा जो एंडोथीलियम है वो डैमेज हो गया, ठीक है। तो ये जो फैक्टर नंबर 12 है वो कॉन्टैक्ट में आ रहा है हमारे रप्चर एंडोथीलियम में के। तो ये जो फैक्टर नंबर 12 है वो कॉन्टैक्ट में आ रहा है रप्चर एंडोथीलियम के, और ये 12 नंबर का जो फैक्टर है वो एक्टिवेट होगा। इसके लिए और उसे चाहिए कैलिक्रीन एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनोजन। और ये जो फैक्टर 12 है एक्टिवेटेड, यहाँ पे 12 नंबर का जो फैक्टर है वो एक्टिवेट कर रहा है हमारे फैक्टर नंबर 11 को, ठीक है। और इसके लिए और फिर से हमारा हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनोजन चाहिए। तो पहले आ गया 12 एक्टिवेट हुआ। 12 किसे कर रहा है, उल्टी गिनती करनी है। 12 एक्टिवेट कर रहा है 11 को, ठीक है। फिर ये 11 जो है 12 फिर 11, फिर ये जो 11 है वो एक्टिवेट करेगा फैक्टर नंबर 9 को, ठीक है। अभी ये 2 स्टेप के बाद हमारा कैल्शियम हर एक स्टेप में चाहिए, ठीक है। तो ये 12 फिर 11 फिर एक्टिवेटेड 11 एक्टिवेट करेगा फैक्टर नंबर 9 को, ठीक है। 9 फिर एक्टिवेट करेगा फैक्टर नंबर 10 को, पर इसके लिए इसे चाहिए फैक्टर नंबर 8 और कैल्शियम। और यहाँ पे जो प्लेटलेट है, जो प्लेटलेट जब कांटेक्ट में आ रहा है कोलेजन ऑफ डैमेज्ड ब्लड वेसल के, तो ये अगेन रिलीज़ करेंगे फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। तो ये जो फैक्टर अगेन जो हमारा 10 नंबर का एक्टिवेट हुआ है, ठीक है, एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 10, तो इसके साथ इसे चाहिए प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। तो प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड और एक्टिवेटेड फैक्टर 10 और साथ में फैक्टर नंबर 5, तो ये बनाएंगे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन के अंदर। तो ये हो गया हमारा इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे में क्या डिफरेंस है, एक्सट्रिंसिक है वो रैपिड है, फटाफट से हो जाएगा विद इन सेकेंड्स में, जबकि इंट्रिंसिक में टाइम लगता है 3 to 6 मिनट। और एक्सट्रिंसिक में जो हमारा पहला फैक्टर है वो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन और फैक्टर नंबर 3, एंड इंट्रिंसिक पाथवे में हमारा होगा डैमेज टू द ब्लड वेसल एंडोथीलियम। तो हमारा स्टेज 1 हो गया एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर अभी क्या कर रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम और यहाँ पे जो प्लेटलेट्स है उसके फॉस्फोलिपिड, इन दोनों के प्रेजेंस में ये क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट आएगा थ्रोम्बिन का। तो ये जो थ्रोम्बिन है ना, सबसे पहले जैसे ही बनेगा तो ये थ्रोम्बिन क्या कर रहा है, फैक्टर 5 को एक्टिवेट करेगा, और फैक्टर 5 जो है वो ज़्यादा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये थ्रोम्बिन, फैक्टर 5 फिर ज़्यादा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ज़्यादा थ्रोम्बिन, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव फीडबैक साइकिल।
ठीक है। तो इसे कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बिन। तो ज़्यादा थ्रोम्बिन है, ज़्यादा फैक्टर 5, ज़्यादा प्रोथ्रोम्बिन और ज़्यादा थ्रोम्बिन, ठीक है। स्टेज 3 हमारा आ रहा है, ये जो फाइब्रिनोजन है उसका कन्वर्जन होगा फाइब्रिन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमारा प्रोथ्रोम्बिन में से थ्रोम्बिन बना, तो ये जो थ्रोम्बिन है ये क्या करेगा, हमारा जो फाइब्रिनोजन है जो इनएक्टिव है उसको कन्वर्ट करेगा फाइब्रिन में। तो इसके लिए क्या होगा, जो 2 पैर पॉलीपेप्टाइड की है वो लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फाइब्रिनोजन में से फाइब्रिन में। पर अभी ये फाइब्रिन जो है ना वो मोनोमर है। मोनोमर मतलब सिंगल मॉलिक्यूल्स, और ये सब है ना वो पॉलीमराइज होगा, ठीक है। पॉलीमराइज मतलब ये सब लाइन बनाएंगे और पॉलीमराइज हो करके ये फाइब्रिन पॉलीमर बनाएंगे। और ये जो फाइब्रिन पॉलीमर्स है उसको स्टेबिलाइज करने के लिए हमारा फैक्टर नंबर 13 चाहिए, फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर, जो थिन और लूज जो फाइब्रिन है उसको टाइट फाइब्रिन नेटवर्क में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये स्टेप से हमारा बनेगा ब्लड क्लॉट। तो ब्लड क्लॉट का डेफिनेशन है, ये हमारा मास ऑफ कोआगुलेटेड ब्लड है जिसके अंदर हमारे आरबीसीज आएंगे, डब्ल्यूबीसीज आएंगे और प्लेटलेट्स भी आएंगे, जो फिब्रिन जो मेशवर्क है उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी का बहुत इंपॉर्टेंट कुछ काम है नहीं, लेकिन वो ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। तो ब्लड क्लॉट के अंदर हमारे ब्लड सेल्स होंगे, फाइब्रिन फाइबर्स होंगे एंड प्लाज्मा होगा। अलग अलग ब्लड सेल का क्या फंक्शन है, तो आरबीसीज है वो रेड कलर देते हैं क्लॉट को, इसका ऐसा कोई सिग्निफिकेंट रोल है नहीं क्लॉट फॉर्मेशन में। डब्ल्यूबीसीज है वो भी ट्रैप हो जाता है, उसके भी कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। और प्लेटलेट है वो क्लॉट के रिट्रैक्शन के लिए चाहिए। अभी जो ब्लड क्लॉट है, एक्सटर्नल ब्लड क्लॉट है, वो स्कैब बनाता है। और ये स्कैब का फंक्शन क्या होता है, ये हमारी जो ओपनिंग होती है ना डैमेज्ड वेसल की, इसके साथ एडहेयर हो जाता है, तो इसकी वजह से वो ज़्यादा ब्लीडिंग होने नहीं देगा, ठीक है। और क्लॉट बनने के बाद 30 to 45 मिनट्स के बाद ये जो क्लॉट है ना वो रिट्रैक्ट होने लगता है। और ये जो क्लॉट रिट्रैक्शन है इसका कॉज क्या है, क्योंकि ये जो ब्लड क्लॉट है उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा और इसमें से सीरम ऊज आउट होगा, ठीक है। तो सीरम जो है वो क्लॉट बनने के बाद जो फ्लूइड होता है इसे सीरम कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्टाइल जो प्रोटीन्स है जो हमारे प्लेटलेट्स में होते हैं, एक्टिन, मायोसिन, थ्रोम्बोस्थेनिन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है हमारे क्लॉट रिट्रैक्शन के लिए। तो आज हमने हीमोस्टैसिस के स्टेप्स किए। थैंक यू सो मच।